नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक शेरा। सबसे पहले तो मेरे जितने भी दर्शक हैं वो एक बार जुड़ जाएं। आज अपन एक विशेष मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि देश में इन दिनों किसान बिल को लेकर पूरे देश में एक ही माहौल चल रहा है और एक ही मुद्दा चल रहा है। कहीं पर भी अगर अपन बैठे हैं या टेलीविज़न शुरू करते हैं या खबर देखते हैं तो किसान बिल है वो चर्चाओं में है। लेकिन अभी भी खूब सारे ऐसे लोग हैं, हमारे दर्शक में से भी हैं और अन्य ऐसे भी लोग हैं जिनको ये मालूम नहीं है कि आखिर में ये किसान बिल है क्या, किसान बिल क्या है और किसान बिल का विरोध किसान क्यों कर रहे हैं और ये एमएसपी क्या है। इन सब बातों को लेकर अपन एक विस्तार से जानकारी बात करेंगे। पूरी जानकारी मैं आपको विस्तार से देने की कोशिश करूंगा। उससे पहले मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि आप एक बार जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें और अपन इस जो पूरी जानकारी है एमएसपी, किसान बिल क्या है, किसान बिल के 3 अलग अलग जो विधेयक आए वो क्या है और इसका विरोध क्यों किया जा रहा है, सरकार इसके पक्ष में क्या कहती है और इस किसान है या अन्य जो लोग हैं वो इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, वो सारी की सारी मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। इसलिए मैं आप सभी से एक बार निवेदन करूंगा कि आप एक बार इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ लोग जुड़ सकें। चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं एमएसपी। एमएसपी क्या है? एमएसपी का जो एमएसपी का विरोध हो रहा है, एमएसपी निर्धारित करने की जो बात की जा रही है, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी का फुल फॉर्म है न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी गारंटेड मूल्य। अब देखिए एमएसपी क्या होती है, जैसे कोई फसल बो दी तो उसकी एक सरकार फसल बोने से पहले एक निर्धारित दर होती है, वो रेट होती है, वो निर्धारित कर देती है। किसी भी फसल की अपन बात करें, अगर जैसे जीरा की बात करें तो जीरा बोने से पहले सरकार उसकी एक एमएसपी तय करती है। जैसे 120 रुपये किलो जीरा सरकार की निर्धारित दर है। चाहे जीरा ज़्यादा मात्रा में बम्पर पैदावार हो जाती है तो भी 120 रुपये में बिकेगा, वो सरकार की एक रेट होती है, वो फिक्स हो जाती है, उसे एमएसपी कहते हैं। और उसका इसलिए एमएसपी तय होती है कि उसका असर किसानों पर, जो बाजार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं किसी भी फसल को लेकर, जो भाव ऊपर नीचे होते रहते हैं, उसका असर किसानों पर नहीं पड़े, इसलिए एक एमएसपी निर्धारित की जाती है। सरकार हर सीजन से पहले CACP यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस की सिफारिश पर एमएसपी तय करती है। सरकार हर फसल की सीजन से पहले CACP यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस की सिफारिश पर एमएसपी तय करती है। एक तरह से किसानों की फसलों की कीमतों में गिरावट होने पर भी एक किसानों को बीमा पॉलिसी की रूप में यह एमएसपी काम आती है। सन 1950 और 60 के बीच में किसानों ने एक आंदोलन किया था। सन 1950 और 60 के बीच में जो दशक था, उस दौरान किसानों की जो फसलें थी वो बम्पर पैदावार हो रही थी और उसके भाव भी ऊपर नीचे हो रहे थे, तो किसानों को काफ़ी नुकसान हो रहा था। उस दौरान किसानों ने एक आंदोलन किया था और उसका नतीजा ये हुआ कि 1964 में LK झा की एक कमेटी बनी, उनके नेतृत्व में फूड ग्रेन्स प्राइस कमेटी बनाई गई। 1964 में LK झा के नेतृत्व में फूड ग्रेन्स प्राइस कमेटी बनाई गई। उस दौरान 1965 में FCI की स्थापना की गई। FCI की स्थापना 1965 में की गई और उसके साथ में एक और संस्था बनी जिसका नाम है ACP। दोनों संस्था का जो काम था वो देश की खाद्य सामग्री को खरीदना था और उसको रियायती दरों पे देश की जनता को डिस्ट्रीब्यूट करना था। जबकि 1985 में ACP का नाम बदलकर CAPC कर दिया गया और इनका काम था देश से जुड़ी हर खेती बाड़ी के तमाम वस्तुओं की कीमत तय करने में सरकार का मदद करना। 1985 में ACP का नाम CAPC हो गया और उसका काम था जो MSP तय करती थी सरकार, उसमें ये सरकार की मदद करती थी। तो एमएसपी एक तरह से अगर अपन कहें तो एमएसपी का मतलब है कि किसानों को उनकी फसलों
की जो दरें होती हैं वो फसल होने से पहले, हर सीजन की फसल से पहले एक एमएसपी हर सीजन फसल की तैयार होती है, और वो एक किसानों को ये कह सकते हैं कि वो बीमा गारंटी भी अपन उसको कह सकते हैं। एमएसपी के बारे में जितने लोग नहीं जानते थे या एमएसपी क्या है, ये मैंने आपको विस्तार से बताने की कोशिश की कि एमएसपी क्या होती है। एक बार मैं आपको पुनः बता दूं, एमएसपी जैसे किसी भी फसल को अपन बोते हैं उससे पहले सरकार उसकी एक रेट तय करती है, वो उसे एमएसपी कहते हैं। अब अपन आते हैं, एक बार मैं सभी दोस्तों से निवेदन करूंगा कि जितने भी लोग देख रहे हैं हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। मैं किसान बिल के बारे में पूरी स्टडी करने के बाद आप लोगों को बता रहा हूं कि किसान बिल क्या है और किसान बिल का विरोध क्यों किया जा रहा है। ये आप लोगों के लिए बहुत अहम खबर है। इस खबर को आपको लगता होगा कि किसान बिल से हमारा क्या लेना देना है, लेकिन बिल्कुल हर एक व्यक्ति का इस बिल से सीधा लेना देना है और हर एक व्यक्ति को इस किसान बिल के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। इसलिए आप एक बार शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें। अब मैं आपको केंद्र सरकार ने जो 3 बिल पारित किए उन तीनों बिलों के बारे में, प्रत्येक बिल के अंदर क्या क्या है और उसका विरोध क्यों किया जा रहा है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहला बिल है कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण कानून 2020। ये एक पहले बिल का नाम है। अब इस बिल को मैं आपको सरल भाषा में एकदम इजी वे में बताऊंगा कि ये जो पहला बिल है ये क्या है और इस बिल के अंदर क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। देखिए, पहले बिल का जो पहला पॉइंट मैं आपको बताता हूं, किसानों और व्यापारियों को राज्य की एपीएमसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी की रजिस्टर्ड मंडियों से बाहर फसल बेचने की आजादी होगी। पॉइंट ध्यान से सुनिए, किसानों और व्यापारियों को, जो किसान और व्यापारी हैं जो अनाज खरीदते हैं या अनाज किसान जो बोते हैं, उनको राज्यों की जो रजिस्टर्ड मंडियां हैं, प्रत्येक राज्य में अपनी अपनी अलग अलग एक मंडी होती हैं, वो राज्य से रजिस्टर्ड होती हैं और उसे एपीएमसी भी कमेटी के तहत वो रजिस्टर्ड होती है मंडियां, उसके बाहर फसल बेचने की आज़ादी तय की गई है किसानों और व्यापारियों को। ये जो पहला कानून है कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य, उसके तहत मैं आपको पहला कानून बताया। इसके अंदर दूसरी चीज क्या है, कोई भी किसान एक राज्य से दूसरे राज्य में बिना रोक टोक फसल को बेच सकता है। इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार सोच रही है, सरकार ने ये कानून बनाया है। पहले कानून का दूसरा पॉइंट था कि एक राज्य से दूसरे राज्य तक कोई भी किसान अपनी फसल बेच सकता है बिना रोक टोक के। इसके अंदर तीसरी बात क्या है, फसलों की मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन जो है उसको कम करने की बात की गई है। फसलों की मार्केटिंग नहीं करनी पड़ती है, जैसे किसी फसल आपने बोली, आपकी उपज होगी और उसकी मार्केटिंग है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, इधर बताना, वहाँ नहीं बिकी तो वापस लाना और इसकी मार्केटिंग लोगों को बताना, ऐसा ये कम कैसे हो, इसके लिए सरकार ने ये प्रावधान बनाया है। इसमें चौथी जो बात है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक व्यापार के लिए सुविधाजनक ढांचा उपलब्ध करवाने की बात की गई है। इस जो पहला बिल है इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक व्यापार किस प्रकार से किया जाए, इसके लिए सुविधाजनक एक ढांचा उपलब्ध हो, इस प्रकार की बात ये पहले बिल के अंदर की गई है। अब तो ये तो सरकार ने बिल बनाया, अब इसका विपक्ष है जो वो इसका विरोध क्यों कर रहा है ये मैं आपको बता दूं। पहले बिल के पहले पॉइंट और दूसरे पॉइंट, इस प्रकार मैं 3 बिलों के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। पहले बिल के जो 4 सरकार ने बिल बनाए वो मैंने आपको बताए। पहला जो बिल है कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य बिल, उसके अंदर 4 पॉइंट कौन कौन से दिए। अब इसका विपक्ष क्या कह रहा है, विपक्ष कह रहा है कि राज्य को राजस्व का नुकसान होगा। जो पहले बिल में इन्होंने कहा है कि भाई आप किसी भी मंडी से बाहर फसल बेच सकते हैं, उसकी आज़ादी है, सरकार ने ये कहा है। और विपक्ष कह रहा है कि इससे राज्य को राजस्व का नुकसान होगा क्योंकि मंडी को फीस नहीं मिलेगी। जो किसान मंडियों में फसल बेचने जाते थे उसकी फीस मंडी को, सरकार को उसका राजस्व मिलता था, वो एकदम से खत्म हो जाएगा, ये विपक्ष का कहना है। दूसरी बात कह रहे हैं कि जो किसान फसलें लेकर के मंडियों में बेचने आते थे तब उस दौरान एजेंट जो होते हैं वो किसानों की फसलें खरीद लेते हैं और व्यापारियों को बेचने हैं। जो एजेंट है उन एजेंट खत्म हो जाएंगे, इनका कमीशन जो एजेंट होते हैं, कमीशन एजेंट होंगे, उनका क्या होगा, उनका व्यापार, उनका घर कैसे चलेगा, वो कैसे काम करेंगे, वो कहाँ जाएंगे, ये विपक्ष का दूसरा पॉइंट था। और पहले बिल पर विपक्ष का जो तीसरा पॉइंट है वो है कि इसके बाद धीरे धीरे एमएसपी के जरिए फसल खरीद बंद कर दी जाएगी। अब देखिए
एमएसपी के जरिए जो फसलें जो खरीद होती हैं वो धीरे धीरे बंद कर दी जाएगी। ये विपक्ष का तर्क है। पहले बिल के जो तीसरे पॉइंट का जो तर्क बताया विपक्ष ने, वो विपक्ष का ये है। अब चौथा क्या है, मंडियों में व्यापार बंद होने के बाद मंडी ढांचे की तरह बनी ई नेम जैसी इलेक्ट्रॉनिक व्यापार प्रणाली का क्या होगा। ई नेम जैसी जो इलेक्ट्रॉनिक व्यापार प्रणाली है उनका क्या होगा। इसके अलावा भी खूब सारे जो काम मंडियों में होते हैं उनका क्या होगा, ये विपक्ष का तर्क है। अब कृषि कानून के जो कृषि बिल को लेकर 3 कानून बने हैं। पहले बिल के बारे में मैंने आपको विस्तृत और सरल भाषा में समझाने की कोशिश की कि बिल क्या है और उसका विपक्ष जो है विरोध क्यों कर रहा है, किसान उसका विरोध क्यों कर रहे हैं, ये मैंने आपको बात बताई। अब मैं आपको दूसरे बिल के बारे में बात करता हूं। दूसरा बिल है कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार कानून। ये सेकंड बिल है। मैं एक बार आपको वापस बता दूं, कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार कानून 2020, ये सेकंड बिल है। अब सेकंड बिल का पहला पॉइंट क्या है, आप सुनिए। कृषि करार, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जिसका विरोध किसान कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क बनाने का प्रावधान है। मतलब एक पूरे देश में एक जैसा जो किसान है उनको एक जैसी सुविधाएं उपलब्ध हो, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी। मतलब किसानों को अपनी जमीन कॉन्ट्रैक्ट पे कोई निजी कंपनियां ले लेगी और उसके तहत खेती बाड़ी की जाएगी। ये पहली बात है। दूसरी बात है कि इसमें किसान कृषि व्यापार करने वाली फर्मों, किसान कृषि व्यापार करने वाली, अब सुनिए बात ध्यान से, बहुत अहम चीजें। इसमें किसान कृषि व्यापार करने वाली फर्में जो कृषि का काम करती है, उन फर्में, प्रोसेसर्स, थोक व्यापारी, निर्यातक या बड़े खुदरा विक्रेताओं के साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट करके पहले से तय एक दाम पर भविष्य में अपनी फसलें बेच सकते हैं। देखिए, दूसरा बिल का दूसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। इसमें यह कहा गया है कि किसान अपनी फसलें हैं वो बड़े जो व्यापारी हैं, थोक व्यापारी हैं, कॉन्ट्रैक्टर है, प्रोसेसर्स है, निर्यातक है, बड़े खुदरा व्यापारी है, उनसे फसल उगाने से पहले एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एक उनकी फसल की जो आय है, जो कीमत होगी वो तय करेंगे और उसके बाद अपनी फसलें वो भविष्य में बेच सकते हैं। ये दूसरे बिल का दूसरा पॉइंट था। अब तीसरा पॉइंट, दूसरे बिल का तीसरा पॉइंट, 5 हेक्टेयर से कम जमीन वाले छोटे किसान भी कॉन्ट्रैक्टर से लाभ कमा पाएंगे। ये जो बिल है, कृषि बिल है, उसका दूसरे बिल का मैं तीसरा पॉइंट बता रहा हूं कि 5 हेक्टेयर से कम जिसके पास जमीन है वो किसान भी कॉन्ट्रैक्टर से अपना लाभ कमा पाएंगे। अब चौथा पॉइंट क्या है, बाजार की अनिश्चितता के खतरे को किसान की जगह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाने वाले प्रायोजकों पर डाला गया। मतलब देखिए बात, बाजार के अंदर किसी भी फसल की जो कीमत होती है वो उतार चढ़ाव उसमें अगर हो जाता है, सरकार ऐसा मानती है, सरकार ने जो बिल पास किया उसके अंदर ऐसा कहा गया है कि उसके अंदर उतार चढ़ाव होता है तो उसका नुकसान, क्योंकि किसान को पहले ये बताया गया कि आप अपनी फसल की कीमत तय कर लो और उसके बाद फसलें बेचो, तो इससे जो नुकसान होने वाला है वो किसान को न होकर जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मर जो होंगे, प्रायोजक होंगे, उन पर डाला गया है। अब पांचवा पॉइंट क्या है, अनुबंधित किसानों को गुणवत्ता वाले बीज की आपूर्ति सुनिश्चित करवाना। जो किसानों ने कॉन्ट्रैक्ट पहले से कर लिया है उन किसानों को, किससे, जो कॉन्ट्रैक्ट प्रायोजक होंगे, जो बड़े बड़े खुदरा व्यापारी है, कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो किसानों की जमीन लेंगे कॉन्ट्रैक्ट पर, उनका क्या काम होगा, इस बिल के तहत बताया गया है कि किसानों को गुणवत्ता वाले बीजों की आपूर्ति करवाना, किसानों को वो बीज ला कर देंगे, तकनीकी सहायता, मतलब कोई किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक इस प्रकार की सहायता करना, उनकी फसल की स्वास्थ्य की निगरानी, फसल के ऊपर जो उसका स्वास्थ्य है उसके ऊपर भी जैसे कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव है, इस प्रकार का वो सारा उस कॉन्ट्रैक्ट का काम होगा। फ्री लोन दिलवाना, लोन की जो है सुविधा उपलब्ध करवाना, मतलब बिना ब्याज के किसानों को लोन उपलब्ध करवाना, फसल बीमा की भी सुविधा किसानों को उपलब्ध करवाना, ये सारा काम जो है वो दूसरे बिल के 5वें पॉइंट के अंदर दिया गया है। और छठा जो पॉइंट है वो मैं आपको बता दूं कि किसी भी विवाद की स्थिति में एक अलग से तंत्र स्थापित करने की बात की गई। इस बिल के तहत अगर कोई विवाद बनता है, किसी प्रकार की विवाद, किसान और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में किसी प्रकार का विवाद होता है, तो उसके लिए सरकार ने एक अलग से
तंत्र यानी एक अलग से संस्था कोई बनाने की बात इस बिल के अंदर कही है। अब दूसरे पहले बिल का मैंने आपको बताया और विपक्ष उसका क्यों विरोध करी वो बता दिया गया। अब मैं आपको दूसरे बिल का पूरा मैंने विस्तार से बताया। अब इसका विपक्ष क्या कह रहा है, इस बिल को दूसरे पॉइंट को लेकर, जो किसान दूसरा बिल है उसको लेकर विपक्ष का क्या कहना है, वो ये कि विपक्ष का कहना है, किसानों का कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के दौरान किसान प्रायोजक से खरीद फरोख्त पर चर्चा करने के मामले में कमजोर होगा। एग्जैक्ट मतलब किसान जब कॉन्ट्रैक्टर से बात उनकी जो चर्चाएं होगी वो कॉन्ट्रैक्टर की बजाय किसान की बजाय कॉन्ट्रैक्टर मजबूत होगा, ऐसा किसान मानते हैं कि उसमें किसान अपनी बात हर जगह थोड़ी रख पाएगा, या किसान जो है वो कॉन्ट्रैक्टर जितने बड़े लेवल का होगा उससे पूरी खरीद फरोख्त क्या उस प्रकार की बात करने में सक्षम किसान नहीं होगा। देखिए दूसरा जो विपक्ष तर्क दे रहा है वो ये है कि छोटे किसानों की भीड़ होने से शायद प्रायोजक उनसे सौदा करना पसंद ना करे। देखो आप बहुत सारे किसान है, वो बड़े तो होंगे नहीं, 5 हेक्टेयर से कम वाले जो छोटे छोटे किसान है उनको भी कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। अगर इस प्रकार का लाभ होगा तो बहुत सारी भीड़ हो जाएगी किसानों की, तो शायद उससे कॉन्ट्रैक्टर जो होंगे वो किसानों के साथ सौदा करना पसंद, छोटे किसानों के साथ सौदा करना पसंद नहीं करे। वो बड़े बड़े किसानों के साथ सौदा करेगा तो छोटे किसान कहाँ जाएंगे। ये बात किसान इसका विरोध दर्ज करवा रहे हैं दूसरे बिल का। उसमें तीसरा जो विरोध कर रहे हैं वो है किसी विवाद की स्थिति में एक बड़ी निजी कंपनी, निर्यातक, थोक व्यापारी या प्रोसेसर जो प्रायोजक होगा उसे बढ़त होगी। देखिए आप तीसरा विपक्ष का विरोध क्या है कि अगर किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति हो जाती है तो कोर्ट कचहरियों के तहत या इस प्रकार के कोई मामले होंगे तो ये स्वतः ही है कि जिसके पास बल होगा, जिसके पास पैसा होगा वही हमेशा ही उसकी होती है, इस देश में ऐसा माना जाता है, तो वो उसको फायदा पहुंचेगा, इससे किसान को नुकसान होगा। किसी विवाद की अगर स्थिति हो गई तो उसमें किसान नुकसान में होगा, ये विपक्ष का तर्क है। अब मैंने आपको दो जो किसान 3 टोटल बिल है, किसान बिल 3 विधेयक है, 3 विधेयक के 2 विधेयक मैंने आपको बता दिए सरल भाषा में किस विधेयक क्या है और इसका विरोध क्यों हो रहा है, ये भी मैंने आपको पूरी तरह से बताया। अब आता है तीसरा और आखिरी विधेयक। तीसरा जो बिल है वो है आवश्यक वस्तु संशोधन कानून 2020। आवश्यक जो वस्तुएं होती हैं, आवश्यक वस्तुएं कौन कौन सी होती है, उसमें क्या संशोधन किया गया है, उसका जो ये कानून बना है, जो तीसरा किसान बिल का तीसरा और आखिरी मैं आपको विधेयक बताने वाला हूं। एक बार मैं जितने भी दर्शक देख रहे हैं मैं उन सभी से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें और हर व्यक्ति तक ये जानकारी पहुंचना बहुत आवश्यक है। मैं दोनों पक्षों की बात आपको बताने जा रहा हूं कि किसान इसका विरोध क्यों कर रहे हैं और सरकार ने बिल दिया है तो उस बिल में क्या है, ये दोनों चीजें मैं आपको बता रहा हूं। एमएसपी के बारे में मैंने आपको विस्तार से बता दिया गया, उसके बाद में मैं आपको इसके अलावा और क्या क्या विरोध है उसकी भी एक बड़ी सूची है मेरे पास, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। पहले तीसरा बिल सुन लीजिए। अब तीसरा बिल का पहला पॉइंट मैं आपको बताऊं, इसमें अनाज, दालें, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू को आवश्यक वस्तुओं से की सूची से हटाने का प्रावधान है। आवश्यक जो वस्तुएं होती है उसका अनाज, दालें, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू का आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान किया गया है। आप देखिए आवश्यक चीजें जो नहीं होती है उनका आप स्टोरेज नहीं कर सकते। अब ये चीजें पहले आवश्यक वस्तुएं थी, अनाज आवश्यक में माना जाता था, दालें आवश्यक में मानी जाती थी, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू, इन सब चीज़ों को आवश्यक वस्तुएं मानी जाती थी। इनका स्टोरेज नहीं होता था, इनका आप स्टोरेज नहीं कर सकते थे, कोई भी व्यक्ति या किसान या व्यापारी कोई स्टोरेज भंडारण इसका नहीं कर सकते थे। अब इन वस्तुएं जो हैं इनका आवश्यक वस्तुओं से इनको हटा दिया गया। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर युद्ध जैसी स्थितियां बनती हैं, अगर युद्ध जैसी स्थितियां बनती हैं तो स्टोरेज नहीं करने देंगे, बल्कि इनके अलावा आप इनका भी अब स्टोरेज कर सकते हैं। मतलब आप अनाज का स्टोरेज कर सकते हैं, दालों का कर सकते हैं, तिलहन का कर सकते हैं, खाद्य तेल का कर सकते हैं, प्याज और आलू का भी स्टोरेज कर सकते हैं। सरकार का ऐसा बिल के अंदर ये प्रावधान है कि आप इन चीज़ों का स्टोरेज कर सकते हैं। शर्त ये रखिए कि अगर युद्ध जैसी स्थितियां अगर देश में बनती है तो उस टाइम आपको स्टोरेज करने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो जनता में वितरित करने के लिए आपसे ले ली जाएगी। इसके अलावा आप जितना चाहे उतना भंडारण कर सकते हैं। सरकार ये मानती है कि आप आलू, प्याज, अनाज, तेल, दालें, तिलहन इनका भंडारण कर सकते हैं।
तीसरा पॉइंट, ये मैंने आपको तीसरा जो बिल है उसका पहला पॉइंट बता रहा हूँ। अब तीसरे बिल का दूसरा पॉइंट बता रहा हूँ, इसका विरोध क्यों किया जा रहा है ये भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। पहले आपको मैं इसके जो तीसरा बिल है इसके 5 पॉइंट बता दूँ। पहला आपको बता दिया। दूसरा है, इस कानून से निजी सेक्टर का कृषि क्षेत्र में डर कम होगा। मतलब सरकार ऐसा प्रावधान बनाया कि निजी जो क्षेत्र वाले लोग होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, वो कृषि क्षेत्र में जाते नहीं है आमतौर पर, क्योंकि उनको डर रहता है। इससे उनका डर कम होगा, क्योंकि अब तक अधिक कानूनी हस्तक्षेप के कारण निजी निवेशक डरते थे। मतलब इसमें बहुत सारे कानूनी दांव पेच थे, ये था वो था, अब इन सबको हटा रहे हैं। अब निजी जो क्षेत्र वाले लोग हैं वो कृषि क्षेत्र में जा सकते हैं। देखिए अब तीसरा पॉइंट बताऊं, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ेगा, कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा। सरकार इस बिल के माध्यम से, सरकार का कहना है, कोल्ड स्टोरेज और फूड सप्लाई की चेन का आधुनिकीकरण होगा। मतलब कोल्ड स्टोरेज होंगे या फूड सप्लाई की जो चेन है, सप्लाई करने के जो तरीका है, उसमें आधुनिकीकरण किया जाएगा इस बिल के तहत, ऐसा सरकार कह रही है। अब चौथा बिल है, यह किसी भी वस्तु के मूल्य में स्थिरता लाने में किसानों और उपभोक्ताओं को दोनों को मदद करेगा। मतलब किसी भी जो चीज़ है, जो वस्तु है, फसल है, जैसे अनाज है, दाल है, धनिया है, जो भी है, उसकी जो रेटें कम ज़्यादा होती रहती है, आलू प्याज, उसमें स्थिरता लाने के लिए ये बिल किसानों के लिए और खरीदारों के लिए, सबके लिए फायदे होगा, ऐसा बिल के अंदर कहा गया है। अब पांचवा पॉइंट आपको तो आखिरी पॉइंट है, कंपटीशन बाजार बनेगा। इस बिल के माध्यम से कंपटीशन बाजार बनेगा, और कंपटीशन बाजार बनेगा तो किसी भी फसल को नुकसान नहीं होगा, नुकसान में कमी आएगी। ये तीसरा कानून था, आवश्यक वस्तु संशोधन 2020। अब ये सरकार की बात थी। अब मैं आपको बता रहा हूं कि विपक्ष इसका विरोध क्यों कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि असाधारण स्थितियों में, मतलब युद्ध जैसी अगर स्थितियां बन जाती है, जिस समय स्टॉक आप नहीं कर सकते, अगर ऐसी स्थितियां बन जाती हैं तो आवश्यक वस्तुओं से जिन चीज़ों को बाहर निकाला गया, जैसे अनाज, तेल, तिलहन, दालें, आलू, प्याज, इस प्रकार के जो चीज़ें होगी, उनकी कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा होगा, ज़बरदस्त भाव उसके बढ़ेंगे, जिसके बाद नियंत्रित करना मुश्किल होगा। अब मैं आपको सही सरल भाषा में बता दूं, अब तीसरे बिल के अंदर सरकार कह रही है कि ये 5-6 चीज़ें, इनको आवश्यक चीज़ों से हटा रहे हैं और इसका भंडारण आप कर सकते हैं। उसमें ये भी कहा है कि अगर युद्ध जैसी स्थितियां बनती है, असाधारण स्थितियां अगर देश के अंदर होती हैं, तो उसको आप भंडारण नहीं कर सकते। विपक्ष कह रहा है कि असाधारण जब स्थितियां हो जाएगी, देश में कभी भी हो सकती है, तो उस टाइम इन चीज़ों की, वस्तुओं की जो कीमतें होंगी, उसमें ज़बरदस्त भाव बढ़ जाएंगे और इसका जो वापस नियंत्रण भी नहीं होगा, और आम उपभोक्ता और किसान और सब लोग इससे परेशान होंगे। दूसरी बात जो उन्होंने कही है कि बड़ी कंपनियों को किसी फसल को अधिक भंडारण करने की क्षमता होगी। इसका अर्थ यह हुआ कि कंपनियां किसानों के दाम तय करने पर मजबूर करेगी किसानों को दाम तय करने पर। मतलब उनके पास तो खूब सारा स्टोरेज हो गया, अगर इस प्रकार का भंडारण हो गया तो उनके पास बहुत ज़्यादा स्टोरेज हो जाएगा, उनके पास क्षमता ज़्यादा होगी, तो किसानों को लेने के लिए उनको मजबूर होगा भी यहाँ इस भाव में आपको देना पड़ेगा। ये 3 कृषि बिल थे। 3 कृषि बिल के अंदर क्या कहा गया है और उसका विरोध क्यों किया जा रहा है, ये चीज़ मैंने आपको बिल्कुल विपक्ष नहीं, किसान, विपक्ष मतलब जो इसका विरोध कर रहे हैं, इस बिल का विरोध कर रहे हैं, वो किसान कर रहे हैं, या विपक्ष, मैंने विपक्षी दल नहीं कहे, विपक्ष में किसान भी इस विपक्ष का विरोध कर रहा है, इसलिए विपक्ष हो गया। अब और क्या विरोध के कारण है इस बिल का, और क्या क्या कारण है, ये मैं आपको बता दूं। एक पॉइंट में आपको सरल भाषा में एकदम सही तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं। कृषि क्षेत्र में देखिए विरोध क्यों किया जा रहा है इस बिल का, हालांकि तर्क वाइज मैंने आपको बता दिया। अब और इसके अलावा और भी कुछ कारण है जिसके कारण ये विरोध किया जा रहा है। पहला पॉइंट सुनिए, कृषि क्षेत्र में पूंजीपतियों के हाथ, कृषि क्षेत्र जो है वो पूंजीपतियों के हाथ में चला जाएगा, जिससे किसानों को नुकसान होगा। ये किसानों के आरोप है, इनका विरोध करने का ये जो पॉइंट है वो बता रहा हूँ। उनका कहना है कि कृषि क्षेत्र जो है वो पूरा पूंजीपतियों के हाथ में चला जाएगा और किसानों को भारी नुकसान होगा। बाहर जाने की बजाय स्थायी बाजारों में फसलों का अच्छा दाम निर्धारित क्यों नहीं किया जा रहा है। किसान कह रहे हैं कि आप फसलें बेच सकते हैं, इसके बजाय आप स्थानीय बाजारों में उसकी फसलों के भाव अच्छे कर दो, तो किसानों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके निर्धारित भाव है वो अच्छे बढ़िया कर दो। जिन उत्पादों पर किसानों को MSP नहीं मिलती है, उन्हें वे कम दाम बेचने पर मजबूर होना पड़ेगा।
देखिए ये पॉइंट तीसरा जो विरोध है वो अहम है कि जिन उत्पाद जिसका एमएसपी रेट तय नहीं होती है, जिस किसी फसल की उसकी अगर तय नहीं होती है तो उसको कम रेट में जो रेट व्यापारी मांगेंगे उनको उस हिसाब में देनी पड़ेगी। अगर सरकार की एमएसपी होती है तो चलो ठीक है, सरकार किसानों ने फसलें ले ली और एमएसपी के हिसाब से सरकार को बेच दिया। लेकिन अगर ऐसी फसलें जो हैं एमएसपी जिस पर निर्धारित नहीं होगी वो किसान कहाँ बेचेंगे? पूंजीपतियों को बेचने पड़ेगी, तो पूंजीपति अपने मन मर्जी के हिसाब से भाव से खरीदेंगे, जिससे किसानों को नुकसान होगा। अब सुनिए बात, पंजाब में होने वाले गेहूं और चावल सारे के सारे एफसीआई ही खरीदता है। बहुत बड़ी बात है, ये किसानों का विरोध जो है ये अहम है, ये पॉइंट है उनका कि पंजाब में जितने भी गेहूं और चावल होते हैं वो एफसीआई ही खरीदती है, यानी सरकार ही खरीदती है। तो निजी कंपनियों को उससे क्यों करवाया मतलब उनसे क्यों खरीदवाया जा रहा है? किसानों का कहना है कि पंजाब में जितना गेहूं और चावल हो रहे हैं वो एफसीआई खरीदती है, तो तो ये निजी कंपनियों को आने की जरूरत कहाँ रही। पांचवा पॉइंट है कि किसानों को डर है कि एफसीआई अब राज्य की मंडियों से खरीद नहीं कर पाएगा, जिससे पॉइंट नोट कीजिएगा, बड़े ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छी चीज़ है। आप जितने भी साथी जुड़ रहे हैं एक बार शेयर करें, बहुत काम की चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ और हो सकता है ये सबके लिए जरूरी चीज़ है। किसानों को डर है कि एफसीआई अब राज्य की मंडियों से खरीद नहीं कर पाएगा, जिससे एजेंटों को 2.5% कमीशन का नुकसान होगा और राज्य को भी अपना 6% कमीशन नहीं मिलेगा जो किसानों से एफसीआई खरीदता है। उस पर जो एफसीआई से राज्य की मंडियों से जो एफसीआई खरीदता है उस टाइम जो राज्य की मंडियों को मिलता है वो सरकार को राजस्व में नहीं मिलेगा। वापिस बता दूं, पांचवा पॉइंट, किसानों को डर है कि एफसीआई अब राज्य की मंडियों से खरीद नहीं कर पाएगा, जिससे एजेंटों को, अब जैसे निजीकरण हो गया तो व्यापारी सारी फसलें खरीद लेंगे, तो एफसीआई कैसे खरीद पाएगी? अगर एफसीआई नहीं खरीदेगी तो एजेंट है उनका 2.5% जो कमीशन होता है वो कहाँ जाएंगी? इसके अलावा 6% जो राजस्व सरकार को मिलता है वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब एफसीआई सरकार की मंडियों से अनाज खरीदती है तो 6% कमीशन देती है, वो खत्म हो जाएगा, सरकार का राजस्व खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे सारी मंडियां हैं राज्यों की वो खत्म हो जाएगी। कमीशन एजेंट, मंडी मजदूर और भूमिहीन किसान बर्बाद हो जाएंगे। किसानों का जो विपक्ष का जो ये कहना है, उनका कहना है कि इस बिल के कारण कमीशन एजेंट, मंडी के मजदूर और जो भूमिहीन किसान है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। अब बाजार के हिसाब से यह कानून क्या है? बाजार इस कानून को किस तरीके से देखता है? देश के 86% किसान, एक आंकड़े के अनुसार, एक सर्वे के अनुसार देश के 86% किसान छोटे किसान हैं। नोट कीजिए पॉइंट को, देश के 86% जो किसान हैं वो छोटे किसान हैं और एक जिले से दूसरे जिले में भी नहीं जा पाते हैं। किसान देश के 86% छोटे किसान हैं, वो एक जिले से दूसरे जिले में भी फसल बेचने नहीं जा पाते हैं। तो इससे ये साफ होता है कि किसान, यह बिल बाजार के लिए बना है, किसान के लिए नहीं। इस बिल के अंदर बात की गई है कि आप एक राज्य से दूसरे राज्य में आप अपनी फसल को बेच सकते हैं बिना रोक टोक के, जहां आपको सही लगे। लेकिन देश के 86% ऐसे किसान हैं जो एक जिले से दूसरे जिले में भी नहीं बेचे जा सकते, उनके पास ऐसी स्थिति नहीं होती है। तो ये बड़ी अहम बात है। दूसरी बात है कि किसान अपनी ही जमीन पर मजदूर हो जाएगा। ये किसानों का आप कहना है कि इस बिल अगर लागू हो गया तो किसान अपनी जमीन पर मजदूर हो जाएगा। कालाबाजारी को बढ़ावा मिलेगा, स्टॉक की लिमिट खत्म होने से इन चीजों पर फिर कंट्रोल नहीं हो पाएगा। अब देखिए इस पूरे बिल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर क्या कहते हैं कि किसानों को इस बिल से नई आजादी मिलेगी। इसको लेकर किसान आगामी दिनों में अपनी अच्छी इनकम करेंगे और किसानों की जो आय है वो दोगुनी हो जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि राजनीतिक पार्टियां हैं इस बिल का दुष्प्रचार कर रही हैं। तो ये जो मुख्य बातें थी, किसान बिल क्या है और
एमएसपी क्या है, किसान बिल का विरोध क्यों किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश की। इसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर ने जो बयान दिया है हाल ही में, वो कहा है कि ये बिल इसका एमएसपी से कोई लेना देना नहीं है, एमएसपी हमेशा रहने वाली है और एमएसपी एक प्रशासकीय हिस्सा है। तो काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े हैं। मैं सभी लोगों को ये निवेदन करना चाहूँगा कि जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो एक बार इस वीडियो को शेयर करें। इसका कारण ये है कि किसान बिल के बारे में आप जानोगे नहीं कि मैंने आज सुबह से लगा करके और पिछले 2-3 दिन से किसान बिल के बारे में पूरी जानकारी लेने की कोशिश की। हर जगह से पहले इस बिल को कई बार पढ़ा, इस बिल को समझा, फिर इसका विरोध क्यों किया जा रहा है, क्या इसका विरोध पॉइंट वाइज विरोध मैंने आपको बताया। इसके अलावा जो पॉइंटों के अलावा जो विरोध था वो भी बताया। सरकार इसको लेकर क्या कह रही है ये भी मैंने आपको बताने की कोशिश की। इसलिए भाई साहब पूछ रहे हैं कि इन कानूनों के बारे में आपकी क्या राय है। देखिए, मैं ये तय करने वाला नहीं हो सकता कि आप बिल सही है या गलत है। ये किसानों के लिए बात है और सरकार को सोचना होगा। मैंने आपको इस बिल के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश की और पूरी के पूरी बिल, एक बिल को एक पॉइंट के ऊपर सरकार क्या कहती है, किसान क्या कहता है, सरकार क्या कहती है, किसान क्या कहता है, एक पॉइंट, करीब 15 से 20 पॉइंट थे, वो आपको मैंने पॉइंट वाइज सरकार का तर्क रखा और जो किसानों का तर्क था वो भी रखा। पूरा ये समझाने की कोशिश की और ये हर एक व्यक्ति को इस बिल के बारे में और एमएसपी के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है। सभी साथी हमारे साथ जुड़े, आप लोगों ने शेयर किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर शेयर नहीं किया तो एक बार प्लीज़ कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये खबर पहुंचनी आवश्यक है। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हम लगातार हर खबर को विस्तार से और सरल भाषा में, एकदम जिस प्रकार से अपनी आम बोलचाल की भाषा में बताने की हमेशा कोशिश करता रहूँगा। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।